किरण जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया एएनआई से बात करने के लिए। ये सेशन अभी अभी जो ख़त्म हुआ, हमने फिर देखा कि बहुत हंगामा रहा, वॉकआउट्स हुए और ऑपोजिशन संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई गवर्नमेंट ने अपना जो बिजनेस है, जो बिल है, वो हश हश तरीके से पास कर दिए, कोई डिबेट नहीं हुई, कोई क्वेश्चन आवर नहीं हुआ, कोई जीरो आवर नहीं हुआ। तो किस तरह, आप तो कहते हैं कि सक्सेसफुल हो गया, वो कहते हैं कि फेलियर रहा है। ये जो मानसून सेशन है पार्लियामेंट का, देश के दृष्टि से तो ये सक्सेसफुल है और अपोजिशन का दृष्टि से तो बिल्कुल फेलियर है। और सरकार तो मानता है कि ये बहुत सक्सेस सेशन रहा है। हाँ, चर्चा का दृष्टि से ठीक नहीं रहा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट बिल्स पास हुए हैं जिसका बरसों पहले इंतज़ार करते थे लोग कि ऐसा बिल कब आएंगे, आखिर लाया। अब बताइए एक चीज़, जो सरकार में रहते हैं वो अपना आप को बचाने के लिए बिल लाते हैं ना, करप्शन में हो या कोई भी चीज़ में। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है जो रिकमेंडेशन के विपरीत खुद प्रधानमंत्री को भी उस कैटेगरी में डाल दिया कि अगर प्रधानमंत्री भी कोई भी करप्शन करते हैं तो वो जेल जाना होगा, और जेल जाता है तो पद छोड़ना होगा। ये तो बहुत साफ है। आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, कोई भी पद हो, कानून से ऊपर तो नहीं हो सकते। तो फिर इसमें ऑपोजिशन को आपत्ति ही क्या है? देश स्वागत कर रहे हैं कि इतना क्रांतिकारी बिल लाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सारा कैबिनेट को बताया कि देखिए, रिकमेंडेशन में तो प्राइम मिनिस्टर को इस प्रोविजन से बाहर रखा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने। मोदी जी कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री को एक्सेप्शन क्यों मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री भी एक नागरिक है, वो कोई अलग से उसको प्रोटेक्शन या उसको स्तर नहीं होना चाहिए, जैसे बाकी है वैसे प्रधानमंत्री। तो इतना अच्छा बिल है। दूसरा, आज तो प्रधानमंत्री, ज़्यादातर मुख्यमंत्री तो हमारे लोग हैं, तो अगर हमारे लोग गलती करेंगे तो वो तो पद छोड़ना होगा। नैतिकता का भी कोई चीज़ होता है कि नहीं? इसलिए अगर अपोजिशन पार्टी सचमुच में नैतिकता को पैमाना मान करके अगर सोचते तो वो इस बिल को स्वागत करते। दूसरा बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक्चुअली कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में कोई चर्चा से इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन में भरोसा ही नहीं है। कई एमपी से कांग्रेस पार्टी के और बाकी पार्टी के मेरे पास में आए, बहुत दुखी थे। कहते हैं कि पहले बार चुन के आए हैं, पार्लियामेंट चलता नहीं है, भाषण देने का मौका मिलता नहीं है, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का बात रखने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं कहता हूं कि राहुल गांधी और कुछ विपक्ष के लोगों को बोलिए कि उनके वजह से अगर पार्लियामेंट नहीं चलता है तो नुकसान ऑपोजिशन एमपीज का होता है। सरकार तो बिल पास कर लेगा, अगर हंगामा होता है तो भी देश हित में हम तो बिल पास कर ही देंगे, लेकिन बिना चर्चा का बिल पास होना ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि चर्चा होना चाहिए। तो सरकार तो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो अधिकारी होते हैं ना, ऑफिसर्स, वो तो पार्लियामेंट नहीं चलने से तो वो आराम है, उनको जवाब देने के लिए तैयारी नहीं करना पड़ता है। उनका रात रात जाग करके सारा वो क्वेश्चंस का, ब्रीफिंग्स का नोट तैयारी नहीं करना पड़ता है। नुकसान किसका है? सवाल पूछने वालों का। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक चीज आप सोच लीजिए, पार्लियामेंट ऑपोजिशन का होता है, क्योंकि सरकार को जवाब देना है, सवाल करने वाला ऑपोजिशन है। सवाल करने वाला ही भाग जाते हैं तो सरकार क्या करेगा? फिर भी सरकार तो देश के सामने में जवाब देता है। ये तो अरुण जेटली जी के भी कुछ पुराने बयान है कि सरकार का काम है बहस को जारी रखना, तो सरकार का काम है हंगामा रुकवाना। तो मैं कह रहा हूं, हम तो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हंगामा मत कीजिए, तो फिर क्यों नहीं? मेरा गला भी बैठ गया। देखो, ऑपोजिशन को चिल्ला चिल्ला करके मैं अनुरोध करता हूं कि बहस होने दीजिए, पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए।
सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ये तो मैं बोलता हूँ, सरकार के तरफ से हम तो हमेशा पहल करते आए हैं। तो सर इस पर चर्चा क्यों नहीं कराई आपने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया 130th, जिसमें मंत्री प्रधानमंत्री सब शामिल हैं? अरे हाथ पांव जोड़ के हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी सबको कहा है, चर्चा में भाग लीजिए। कांग्रेस में कई सदस्य हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जैसे ज्ञान भी है। नहीं, मैं नाम लूंगा तो उनका थोड़ा सा अपना पार्टी में गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में और ऑपोजिशन में भी कुछ पढ़े लिखे अच्छे लोग चुन के आए हैं, उनको बोलने नहीं देते। राहुल गांधी जी अगर बोल नहीं सकते हैं या बोलने का तरीका नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी को भी बोलने मत दो। बाकी कई लोग हैं ना जो बोल सकते हैं। एक जमाने में तो पार्लियामेंट में जो बहस होते थे कितना मजा आता था, हम लोग तो बैक बेंच में बैठ करके सुनते थे, सीखते थे। आजकल नए चुन के आने वाले एमपी को तो बहुत मुश्किल से अच्छा डिबेट सुनने को मिलता है, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंसेस होता है। सर आपने सीआईएसएफ क्यों लगा दी? सीआईएसएफ नहीं, मार्शल होता है, हाउस में मार्शल ही। बट उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ इस बार लगा दी गई। सीआईएसएफ नहीं है, मार्शल ही होते हैं। वो कहीं से भी डिपुटेशन में आएंगे, मगर है तो मार्शल ही है। गलत क्लेम है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ना। ये आर्मी सीआईएसएफ को हाउस में कैसे लेके आएंगे, वो तो कांग्रेस झूठ बोल रहे हैं। सर आपने देखा इस बार भी जो काफी वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, पेपर फाड़ दिए गए, फेंक दिए गए, तो आपको, आप पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, आपको थोड़ा देखकर थोड़ी मैंने आपको लगता काफी है पुकार इसका के कुछ उसको कहा है जी कि इस तरह का कागज फेंकना ठीक नहीं है। आप देखिए, हम लोग भी इतने सालों से पार्लियामेंट में हैं, कभी हमने पेपर नहीं फाड़े, कभी हम रूलिंग पार्टी के ओर जा करके हाथ उठा करके, तकिया उठा करके वहाँ हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए। हम लोगों ने तो हमेशा अपने जगह से बैठ करके विरोध करते थे। ये लोग तो हद पार कर दिया। अब देखिए वो हाथापाई पे उतर जाते हैं। हमारा सामने में आकर के गृह मंत्री जी का माइक को पकड़ने लग गया, तो हम सामने में आए, मैंने कहा कि हाथ मत लगाओ, जितना बोलना है चिल्लाना है चिल्लाओ, हाथ मत लगाओ। क्योंकि हाथापाई होगा तो फिर बदनाम किसका होगा? देश का। हमारा इतना संख्या है, एनडीए का संख्या इतना ज़्यादा है, तो हाथापाई होगा तो क्या होगा? ये तो बदनाम तो सबका होगा ना। कोई मारपीट करेंगे, बदनाम तो पार्लियामेंट का होता है, देश का होता है। तो ये इन लोगों को मेरे ख्याल से ऊपर से ऑर्डर दिया है, उनके पार्टी के लीडर्स ने इनको ऑर्डर दिया कि जा करके कुछ भी करो, तमाशा करो, हंगामा करो और हेडलाइन बतौरना है। ये कोई पार्लियामेंट्री तरीका थोड़ी होते हैं। सर इस बार एक और मुद्दा हमने देखा, एसआईआर जो बिहार में चल रहा है, इस पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? वोट चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। एक तो देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और उनके बाकी साथी बुरी तरह हार गए। हारने के बाद इलेक्शन कमीशन को दरखास्त किया कि वोटर रिवीजन होना चाहिए, अगर वोटर में गलत नाम है तो हटाना चाहिए। ये तो उन्होंने कहा, और बाद में तो महाराष्ट्र का जो डेटा है वो भी गलत निकला। अब माफ़ी मांग रहे हैं। डेटा जिसका पब्लिश हुआ वो खुद माफ़ी मांग रहे हैं कि गलत डेटा पेश कर दिया। और राहुल गांधी को किसी ने एक नोट लिख करके दे दिया कि ये बोलो, तो बोलते 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 में वो भटक गए। पर वो तो कहते हैं एटम बॉम्ब फोड़ दिया। आप देखिए, चुनाव में जनता किसका साथ देते हैं? जनता उसी को समर्थन करेंगे जो देश हित में काम करेंगे। राहुल गांधी हेडलाइन बतौरने के लिए अनाप शनाप बातें करते हैं, वो वोट में थोड़े कन्वर्ट होंगे। अगर राहुल गांधी का जगह में होता, या मैं अगर कोई कांग्रेस का मेंबर होता, तो मैं देश हित में सरकार से सवाल करते और पॉलिसी पे डिबेट डिस्कशन करते। कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। बीजेपी हमेशा तो गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे। 60 इयर्स तक कांग्रेस और ये लोग ने देश को चलाया। हम लोग तो बहुत कम समय मिले हैं। मेरा भी आधा जिंदगी तो अपोजिशन में चली गई। 14 के बाद मैं मंत्री बना, तो हम लोग ने संघर्ष किया, काम किया, तो जनता ने हमको मौका दिया देश सेवा के लिए। तो हम ये मानते हैं कि कांग्रेस को भी कभी ना कभी मौका मिलेगा, अगर वो संवैधानिक संस्थाई को अटैक नहीं करेंगे, कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं देंगे, तो कांग्रेस का भी
मौका मिल सकता है। लेकिन अब तो जिस तरीके से वो देश विरोधी काम करते हैं, देश का डेमोक्रेसी को अटैक करते हैं, तो देश के लोग कांग्रेस को कभी भी सत्ता में नहीं लाएंगे। रिजिजू जी, आपने एक बड़ा एलिगेशन लगाया अभी अपनी बातचीत में कि उनको ऊपर से आदेश आ रहा है कि ऐसा करो, हंगामा करो। ऐसा आपके पास कोई क्रेडिबल इनपुट्स हैं या क्या आपको अपने ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं? नहीं, इनपुट्स और अंदाजा का सवाल ही नहीं। कांग्रेस के एमपी बताते हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं, हम डिबेट में हिस्सा लेने चाहते हैं, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया कि हंगामा करो, डिबेट में पार्टिसिपेट मत करो। वो तो उनके एमपी बोलते हैं ना। तो सर, अब आप किस तरह से, क्योंकि पहले होता था कि समन्वय बनाया जाता था, आपके पास सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है कि आपको भी समन्वय बनाते हैं। मैं अभी भी आपसे बात करने से पहले कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं से मेरा बात हुई है। कमेटी बनाने के लिए हम लोग एक दूसरे से कंसल्टेशन करते हैं, परामर्श करते हैं। पार्लियामेंट से बाहर जाकर के हम मिलते हैं, मेरे घर आते हैं, मैं खड़गे जी के घर जाता हूँ, राहुल गांधी से मिलता हूँ, बाकी जो सीनियर लीडर्स है उनसे मिलता हूँ। मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये जो एलिगेशन लगाते हैं कि रीच आउट नहीं होता है, ये गलत है बिल्कुल। बिल्कुल गलत है। हम ही सबसे ज्यादा हाथ जोड़ जोड़ के ऑपोजिशन के पास जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी आपने पहले बात की थी? बहुत बात करके सबने एग्री किया था। मैं आपको एक सही क्रम बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि ये संविधान का संशोधन है, इसमें व्यवस्थित होना पड़ता है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से पास होना होता है और हाउस इन ऑर्डर होना पड़ता है। स्पीकर साहब से बात किया, स्पीकर ने सब लीडर से बात किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पेश करेंगे गृह मंत्री, उस समय वेल में नहीं आएंगे, सब अपने कुर्सी में बैठेंगे और बात सुनेंगे और जो बोलना है बोलेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ। जैसे हाउस शुरू हुआ, टीएमसी के लोग नीचे कूद गए, कागज फेंकने लगा, और उसको देख करके कांग्रेस के वेणुगोपाल ने चिल्लाने लगा, कागज फिर फाड़ने लगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग का क्या हुआ? तो ये मतलब बिहाइंड द सीन कुछ और कैमरों का है कुछ मैं कांग्रेस के लीडर्स और बाकी कुछ नेता है, उनको मैं सीधा ब्लेम नहीं करना चाहता हूं। नेता जैसे है वैसे उनका मेंबर काम करना पड़ता है। अब टीएमसी के ममता बनर्जी कलकत्ता से ऑर्डर देता है उनके एमपीओ को, तो ये मजबूर है। यहाँ पे हम लोग तो प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके उनका सुझाव ले करके फिर किस तरीके से हाउस चलाना है, अच्छा से कंसल्टेशन करके हम लोग सिस्टमेटिक हाउस में जाते हैं। इनका तो ऐसा है नहीं, कुछ और बात करते हैं, ऊपर से कुछ और मैसेज आ जाता है और फिर हंगामा शुरू हो जाते हैं। ये वोट चोरी जैसे शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं उसको क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना डांट लगाया कि तुम प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर बोला, इतना डांट लगाया। राफेल को लेकर के नाप सना बातें की, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को डांट लगाया। फिर चाइना ने इतना जमीन ऑक्युपाई किया करके झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट लगाया। आप एक भारतीय होने के नाते इंडियन जैसे बात करो, फिर भी सुनते ही नहीं है। अब राहुल गांधी नहीं सुधर सकते अपने आप को, तो मैं कौन होता हूँ उसको सुधारने वाला? मेरा तो बात सुनेंगे ही नहीं, उनके लोगों का बात नहीं सुनता है। और राहुल गांधी कुछ बोलता है, उसके सारे एमपी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं ना कि अनाप शनाप बातें करेंगे, फिर इसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ता है, तो उनका नुकसान है। हम तो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी मजबूत हो। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज गुड फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। यहाँ तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का तो छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन के रूप में बेसिक काम भी नहीं कर पाते हैं। किरण जी, वो तो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को ही टारगेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई है। तो आप अगर मान लो आप एक कानून बनाया कि मर्डर होने से आपको मौत का सजा होगा, चोरी करने से इतना सजा होगा, इतना का नुकसान करने से इतना सजा होगा, तो कानून क्यों बनाते हैं? तो फिर तो कानून को कोई भी मिसयूज करेगा। अरे कोर्ट नाम का कोई चीज़ है कि नहीं इस देश में? ये देखिए, मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूँ। आप लोग जो मीडिया वाले हैं, आप लोग जानते हैं लेकिन आप लोग बोलते नहीं हैं। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते हैं
तो भारत के विरोधी कई ताकतें हैं, ये सब मिल करके सरकार और जो संस्था है उसको अटैक शुरू कर देता है कि जन विश्वास खत्म हो जाए देश के प्रति, देश के संस्थाएं के प्रति। जुडिशरी को कमज़ोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया है। तो ये जब देश को कमज़ोर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र रचाते हैं, तो देश का जो सरकार का क्रेडिबिलिटी, देश में जितना इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आंदोलन खड़ा होता है। तो इस तरीके का ये मानसिकता, ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले कई कांग्रेस के नेता थे, करप्ट थे होंगे या कमज़ोर थे होंगे, अच्छे थे होंगे, अलग अलग होते हैं, मगर देश को कमज़ोर करने के लिए काम नहीं किया। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है, और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है। लेकिन अब आश्वासित रहिए, मोदी जी के लीडरशिप में देश को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता है। हम तो सरकार में हैं, अंदर में मैं देखता हूँ कितना बारीकी से देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी और उनके सरकार समर्पित है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसा सरकार आज़ादी के बाद तुरंत मिल जाते तो आज इंडिया ऑलरेडी डेवलप कंट्री बन चुका होना था। इन लोगों ने भारत को गरीब देश बना कर रखा हुआ है। अब देखा है 2047 तक जो टारगेट है, अभी हमारा 23 ईयर्स रह गया, यानी कि 77 ईयर्स हम हो गए आज़ादी, उसमें से 60 ईयर्स कांग्रेस और उसके साथी इन लोगों ने भारत को एक गरीब राष्ट्र बना कर रखा हुआ था। अब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। तो सिक्योरिटी, इकोनॉमी और हमारा टोटल भारत का जो इमेज है, अब कोई इसको तबाह नहीं कर सकता है।